ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है, साली कुत्ते की कर रहा है, बिल्ली की कर रहा है, जानवर की कर रहा है, ओबीसी की नहीं कर रहा है। ओबीसी वालों को गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय कहने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे वो गांधी जी महाराष्ट्र में आकर खुद कहा, मैं वास्तविक महात्मा नहीं हूँ, ज्योतिराव फुले है। ओबीसी की तो गिनती कर ले। अगर ओबीसी की भी गिनती नहीं करता है तो इससे बड़ा क्या एविडेंस है कि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है? पार्लियामेंट में चुनाव जीतने, अबे ग्राम पंचायत तो जीत वाले। मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ईवीएम क्यों आई, ऐसे ही हवा में थोड़ी आई। देश भर में आंदोलन शुरू हो रहा है और आज ईवीएम मशीन और उसके विरोध का जो आंदोलन है वो एक नेशनल इशू हो गया है, राष्ट्रीय इशू हो गया है। और ये इशू आने वाले समय में, बहुत लंबा समय नहीं है चुनाव को, 2024 का चुनाव कुछ ही दिन में घोषित हो सकता है। इसलिए इस आंदोलन को बहुत जल्दी से जल्दी सारे देश भर में फैलाने की जरूरत है। हम लोग इस काम के लिए लगे हुए हैं। 2014 को जब मैंने ईवीएम के विरोध में अभियान और जागरण शुरू किया तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे ये वामन मेश्राम तो सेंसिबल आदमी है, ये ईवीएम के विरोध में, वोटों की चोरी ईवीएम के द्वारा हो रही है, ऐसे कह रहे हैं। ये बात गलत है, ऐसा लोग मुझे कहते थे। मगर आज ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, ये बात सारे देश के लोगों को समझ में आ गई है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है कि अब ये जनता का प्रश्न हो गया है, जनता का इशू हो गया है, ये जनता की लड़ाई हो गई है। ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही है, मैं यही चाहता था। ये लड़ाई जनता की होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि कोई ऐसा संगठन नहीं है SC ST OBC माइनॉरिटी का देश में आज के तारीख में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो ईवीएम के समर्थन में है। सारे के सारे लोग ईवीएम के विरोध में हैं। ये बात भी हम लोगों को ठीक से समझना होगा। दूसरी और एक बात, बहुत सारे लोग SC ST OBC के बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट देते हैं। वो लोग भी मेरे पास आते हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हम भी ईवीएम के विरोध में हैं। तो मैं उनको कहता हूँ मेरे पास आकर क्यों बोल रहे हो, अकेले में मेरे पास आकर क्यों बोल रहे हो? तुम जो विरोध कर रहे हो मुझे बता रहे हो, मुझे मालूम हो रहा है कि तुम विरोध कर रहे हो बीजेपी के अंदर समर्थन में, तो कम से कम सोशल मीडिया में लिखो। अखबार में अगर छपकर नहीं आता है, टीवी में छपकर नहीं आता है, तो सोशल मीडिया में लिखो। साथियों, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईवीएम जो मुद्दा है ये आज नेशनल इशू हो गया है। क्यों हो गया? हम लोग संविधान बचाने की बातें करते रहते हैं। ये संविधान खतरे में है।
वो तो बहुत बड़ी बात है, खतरे में है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले नंबर पर तो वोट खतरे में है। संविधान तो बात की बात है। अगर हम वोट बचाने में कामयाब नहीं होते हैं तो संविधान कहां से बचाएंगे? अरे संविधान को बचाने की जरूरत है, सही है, मगर अभी तो वोट बचाने की जरूरत है। अगर हम लोग वोट बचाने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी को बदलने में कामयाब हो सकते हैं, बीजेपी को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। वोट बचाने में अगर कामयाब होते हैं तो बीजेपी को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। मगर दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि 84 में कांग्रेस ने ईवीएम को लाया। मान लो हम बीजेपी को बदल देते हैं, अब बीजेपी को बदलने के लिए कांग्रेस को लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? मान लो आप बीजेपी के बदलने के लिए कांग्रेस को नहीं लाना चाहते हो, क्या विकल्प है? तो इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ज्यादातर लोग सारे देश भर में कि 2024 के चुनाव के बाद में देश में चुनाव होने वाला नहीं है, ये प्रचार हमारे अम्बेडकरी लोगों के द्वारा करना बंद होना चाहिए। तो ज्यादातर जो इमोशनल लोग हैं उनको समझ में नहीं आता, इससे डर पैदा होता है। जागरण करने की जरूरत है, डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। इतने लोगों को यह बात समझ में आती है, जागरण करने की जरूरत है, डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। मान लो आप अपने प्रचार के द्वारा डर पैदा करते हो कि 2024 के चुनाव के बाद दोबारा चुनाव होने वाला ही नहीं है, तो डर पैदा करने वाली बातें हैं। ऐसा सिचुएशन वैसी है, डर पैदा नहीं कर रहे। सिचुएशन ही वैसी है, एट प्रेजेंट सिचुएशन इज लाइक। हाँ, आपको ज्यादा समझ में आता है ना, मुझे तो समझ में आता नहीं है। नहीं, आपको ज्यादा समझ में आता है। आपको ज्यादा समझ में आता है। सिचुएशन, अरे सुन ले भाई, सुन ले, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ, ओके, सुन ले ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, सुन ले। मैं आपको कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं, मैं भी गलत नहीं कर रहा। मैं ये बात कह, सुन ले तो सुन तो ले, तुमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं अरे उठाओ मत, उसको रहने बैठने दो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2024 के बाद चुनाव होने वाला ही नहीं है, बहुत गलत बात है। ऐसी बात कह के लोगों में डर पैदा मत करो। ऐसी बात जब ज्यादा से ज्यादा प्रचार में आती है, लोगों में डर पैदा होता है, और डर के आधार पर अगर वोट होगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता सही हो जाएगा। जो लोग डर पैदा कर रहे हैं वो लोग तीसरी शक्ति का निर्माण होने से रोक रहे हैं। समझ में आता है किसी को? है? समझ में आता है? आ गया, चलो आ गया, एक आदमी को तो आ गया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्लान बनाकर, योजना बनाकर जब देश में अभियान चलाया जाता है तो उसके पीछे कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन ये होता है कि ये लोग इसका, बीजेपी का तो विरोध कर रहे हैं, मेरे को ही मिलना चाहिए, ये कैलकुलेशन है। हमारा कैलकुलेशन क्या है
जो बहुजनवादी लोगों का कैलकुलेशन क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा कैलकुलेशन है, तो हम सोचते हैं डर पैदा नहीं करना चाहिए। विवेक से वोट होना चाहिए, जागरण से वोट होना चाहिए, डर के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए। डर के आधार पर वोट होगा, बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, और बहुत बड़े पैमाने पर डर पैदा किया जा रहा है। मैं इसके बहुत ज्यादा विरोध में हूं, सारे देश भर में इसके विरोध में हूं। सारे देश भर में हमारा जो संगठन है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे देश भर में ये बात हम लोगों को समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो लोग लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, वो लोगों के अंदर जागरण पैदा नहीं होने दे रहे। लोगों के अंदर जागरण पैदा करने की जरूरत है। जागरण से विकल्प खड़ा होगा, जागरण से अल्टरनेटिव खड़ा होगा, और जागरण करना जरूरी है। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, क्या होगा? तो पहले भी हुआ। 84 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 1952 से प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, वोट से होता था। चुनाव वोट से ही होता था, वोट से ही हो रहा था। 84 तक वोट से ही होता रहा। 84 के बाद से ईवीएम मशीन लाया गया, और 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जागरण करने का काम किया, तीसरा विकल्प खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, क्या मतलब होगा? मैं तो नहीं जानता इसमें कोई बदलाव होगा। तीसरी शक्ति का निर्माण होना जरूरी है। कम से कम तीसरी शक्ति इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले जो लोग हैं, वो कम से कम बैलेंसिंग पावर में हो। अगर वो रूलिंग पावर में नहीं है तो कम से कम बैलेंसिंग पावर में हो। ये खबरदारी आपको लेनी चाहिए। अगर मैं अपने लेवल पर खबरदारी लेने का काम करता हूं तो मेरे अकेले के लेवल पर खबरदारी लेने से बात नहीं होगी, लोगों के लेवल पर, जनता के लेवल पर ये खबरदारी लेना जरूरी है। इसलिए ये बात खास तौर पर मैं समझा रहा हूं। मैं भी लोगों की बातें सुन रहा था। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैं आंदोलन में हूं। अभी मेरी उम्र 67 साल की है, तो राउंड अबाउट 50 साल हो गए। या तो बहुत सारे लौंडे तो अभी 25-30 साल के भी नहीं होंगे। और जब मैंने आंदोलन शुरू किया था, हम आंदोलन कर रहे थे, तो पैदा भी नहीं हुए थे। चलो अब पैदा हो गए तो अभी तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं। तो मैं जो लोग, नौजवान लोग हैं, उन लोगों को आने वाले समय में उनके भविष्य का मामला है, उसके लिए बता रहा हूं। ऐसे नौजवान लोगों के भविष्य का मामला है और इस परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम क्या कर रही है? ईवीएम वोटों की चोरी कर रही है। वोट का अधिकार क्या करता है? जानते हो, वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का, शासक बनने का। ध्यान से सुनो, तो बता रहा हूं। वोट का अधिकार जो है उसमें 2 अधिकार शामिल है।
एक शासक चुनने का, दूसरा शासक बनने का। तो 84 तक तो हम चुनते ही रहे दूसरों को। 84 तक हम दूसरों को चुनते ही रहे। तो दूसरों को चुनने से विकल्प खड़ा नहीं होता। वोट के अधिकार में शासक चुनने का अधिकार ही नहीं है, बनने का भी अधिकार है। ये समझने के लिए 84 तक का समय चला गया। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बनने का एजेंडा घोषित किया। बनने का एजेंडा घोषित करने के बाद ईवीएम लाया गया। तो थोड़ा आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ईवीएम क्यों आई, ऐसे ही हवा में थोड़ी आई। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे हिस्टोरिकल कारण था कि अब लोग शासक चुनने का काम नहीं करना चाहते, शासक बनने का काम करना चाहते हैं। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, शासन करती जमात बनना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। इसके लिए काम करने का काम हुआ। नहीं तो काशीराम जी के पहले हमारे महाराष्ट्र में पार्टी तो थी ना, वो तो टिकट मांगने के काम करते थे। उसके बारे में बोलकर मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। खामखा वो जायका जो है मुंह का खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये तो उनको मालूम था, उनके सामने बाबा साहब ने कहा था शासन करती जमात बनना हमारा मकसद है। उन्होंने उसके लिए कोई एजेंडा नहीं बनाया, उसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं बनाया। महाराष्ट्र के जो लोग थे, महाराष्ट्र के बाहर जाकर संगठन बनाए, मुझे तो नहीं मालूम। हम लोगों के द्वारा अभी 625 जिलों में संगठन की शाखाएं मैंने फैलाई है। 625, 729 जिले हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन के 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो 729 जिले हैं। उसमें से फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, SC, ST, OBC, कुछ लोग हमारे अंबेडकरी लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओबीसी के बंधुओं, हम जागृत हो गए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हो। अरे तो अंबेडकरी लोगों का काम है भाई, ये काम तुम्हारा है, उनका नहीं है, तुम्हारा है। जिसको अकल आएगी वही ना अकल बांटेगा, जिसको समझदारी आई वही ना समझदारी बांटेगा, जिसको समझ में आएगा वही ना समझदार बनाएगा। कोई भी कैसे बनाएगा, वो अपने आप कैसे बनेगा। तो ये जो बातें हैं, ये जो अंबेडकराइट लोगों का काम है, वो काम अंबेडकराइट दूसरे लोगों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये आप करो। अरे क्यों, दूसरे क्यों करें, हम क्यों नहीं करें। ये बात काशीराम जी ने 84 से इस एजेंडे को बना के काम किया। ये करने की जरूरत है। इसलिए केवल दूसरे लोगों को कहने अरे तुम करो, ये बात भी गलत है। नागपुर के जो लोग हैं, ये तो सारे देश के लोगों को, ये जो बहुजन है, बहुजन का क्या मतलब है? केवल अंबेडकरी बहुजन होता है क्या है? अगर अंबेडकरी ही बहुजन होता तो फिर अंबेडकरी शब्द के लिए बहुजन दूसरा शब्द काहे के लिए आया? अंबेडकरी रहना चाहिए था, बहुजन काहे के लिए लाया गया?
बहुजन लाया गया, इसका मतलब ये है कि अम्बेडकरी से आगे अब इसको बढ़ोतरी करने की जरूरत है, बहुजन लोगों तक ले जाने की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट के लोग 15%, शेड्यूल ट्राइब के लोग 7.5%, 22.5%, 52% लोग ओबीसी, कितने हो गए 74.5%, 10-12% लोग अगर ये माइनॉरिटी मान लो हो गए 85%, तो 85% की बात काशीराम जी ने कही। ये काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। तो अम्बेडकरी का क्या मतलब है? नागपुर के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है अम्बेडकरी का क्या मतलब होता है। अम्बेडकरी का मतलब है लिमिटेड, उतने लिमिटेड लोगों से हिंदुरामी चुनकर ला सकते, दूसरी छोड़ो है? बुरा लगेगा, इंदौर में ला सकते? अरे जहां हमारी संख्या का अनुपात ज्यादा है वहां भी नहीं ला सकते। तो कोई कैलकुलेशन, कोई समझदारी की बात तो होनी चाहिए ना। जब हम समझदारी की बात करेंगे और बहुमत को जगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बहुजन बनेगा। जो बहुमत वाले लोग हैं उसको जगाने का काम करके उसका जनमत बनाना पड़ेगा। वो जनमत जब आप बनाओगे उससे संगठित शक्ति का निर्माण होगा। उससे निर्माण हुई संगठित शक्ति से फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर बदलाव होगा। ये करना होगा। ये करने के लिए संगठित प्रयास की जरूरत है। इसलिए लिमिटेड लोगों के समर्थन से बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। जो हम चाहते हैं बड़ा बदलाव, वो लिमिटेड लोगों के समर्थन से होने वाला नहीं है। हमें बहुमत वाले जो लोग हैं उन लोगों को तैयार करना होगा और वैचारिक रूप से तैयार करना होगा। उनको फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा से तैयार करना होगा और उसके आधार पर बहुजनों का आंदोलन निर्माण करना होगा और उसके आधार पर बदलाव होगा। जो बदलाव हम चाहते हैं वो करना होगा। इसके लिए सारे देश भर में संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा और लोगों को जो अंबेडकरी कहते हैं उनको मानसिकता से बहुजन बनाना होगा। उनको बहुजनों को तैयार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। जो जागृत है वही दूसरों को तैयार करने का काम कर सकते हैं। ये मौलिक बात हमको समझना होगा। इसको समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को जो बातें कह रहा हूँ वो आप लोगों को कोई ब्लेम वगैरह देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये काम करना होगा। अगर ये काम हम करते हैं तो जो आप बदलाव चाहते हो वो होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ये बात पर मैं यकीन नहीं करता हूं कि बदलाव नहीं होगा, होगा, मगर कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। किसी भी बदलाव को लाने के लिए बाकायदा एक सोच होती है, उसका प्लान बनाना पड़ता है, प्लान को कन्वर्ट इनटू एक्शन करना पड़ता है, एक्शन को समाज में लागू करना पड़ता है, तब जाकर होता है। 50 साल से ये काम में लगा हुआ हूँ। इसके लिए इतना बड़ा सारे देश भर में संगठित शक्ति का निर्माण किया। अब मैदान में उतरे हैं। अभी हम मैदान में उतरे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2030 तक कोई जिला नहीं रहेगा, इससे भी बड़ी बड़ी रैलियां होगी। केवल नागपुर में नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी रैलियां होगी, देश भर में होगी। मैं केवल नागपुर की बात नहीं कर रहा हूं और ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, कर रहा हूं। तो इसलिए साथियों, ये बदलाव आपको भी ध्यान में रखकर करना होगा। ईवीएम के विरोध में अभी हम लोगों को क्या करना है?
ज़्यादा लंबी बात करने के बजाय क्या करना है, ईवीएम के विरोध में क्या करना है। देखो, अभी हम लोग चुनाव आयोग में बैठे हुए जो लोग हैं, जो केवल ईवीएम मशीन पर ही चुनाव करवाना चाहते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि ईवीएम मशीन ट्रांसपोर्टिंग का काम शुरू हो गया है? पता आप लोगों को? बैलेट पेपर जो है, बैलेट पेपर जो होता है ना, वो तो कैंडिडेट, आखिरी कैंडिडेट होता है ना फॉर्म भरने वाला, उसके बाद प्रिंटिंग ऑर्डर होता है, समझ में आता है? जब कोई कैंडिडेट फॉर्म भरता है आखिरी, उसके बाद प्रिंटिंग होता है। ईवीएम ऐसे नहीं होता, वो 6 महीने पहले करना पड़ता है। तो ईवीएम मशीन रेडी हो गई, ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है। प्रोग्रामिंग जो है, उस समय इंजीनियर जाते हैं हर चुनाव क्षेत्र में, हर जगह, और फिर प्रोग्रामिंग वहां करते हैं। तो बैलेट पेपर जो है वो इस तरीके से काम किया जा सकता है, आखिरी कैंडिडेट का फॉर्म भरने के बाद में, विड्रॉल के बाद में, क्लियर लिस्ट होने के बाद में प्रिंट करके किया जा सकता है। उसकी छपाई अभी करने की जरूरत नहीं है, उस समय होगा। तो इसलिए मैं चुनाव आयोग को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। संविधान के दायरे में रहकर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग पर। और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव फंडामेंटल राइट है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट है। हमारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता संवैधानिक अधिकार और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है। ये फंडामेंटल राइट है, केवल संवैधानिक अधिकार नहीं है। और फंडामेंटल राइट जो है, सुप्रीम कोर्ट भी उसका वायलेशन नहीं कर सकता। सरकार के पास तो उसका वायलेशन करने का अधिकार ही नहीं है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव। हम जिसको चुनना चाहते हैं उसी की सरकार होनी चाहिए, हम जिसको चुनना नहीं चाहते हैं उसकी सरकार नहीं होनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है। अगर ये भी हम लोग बचाने में कामयाब नहीं होते हैं तो हम डींग हाँकने का काम करना बंद कर दे कि संविधान को बचाएंगे। अरे वोट को बचा ले भाई, पहले वोट को बचा ले, फिर बाद में संविधान को बचाने की बात कर ले। अगर हम वोट नहीं बचा पाएंगे तो संविधान कहां से बचा पाएंगे? अगर वोट बचा लेंगे तो बीजेपी को नीचे गिरा देंगे। बीजेपी वाले जो है, ये नरेंद्र मोदी को उन्होंने सामने किया। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये तो ब्राह्मण लोग हैं ना। ऐसा जब मैं बोलता हूँ कुछ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। अरे 3.5% है, ये 3.5% लोगों को ग्राम पंचायत में चुनाव जीत सकता है? अरे पार्लियामेंट में चुनाव जीतने, अबे ग्राम पंचायत तो जितवा ले। मैं ऐसे कई गांव जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, ब्राह्मण गांवों में ग्राम पंचायत का चुनाव ही नहीं लड़ते। गांव में देश का लड़ते। ये 3.5% लोग ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच नहीं चुनवा सकते, वो देश के पंचायत में प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। बहुत लोग डरते हैं मोदी को। मैं तो ऐलानिए कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इतने लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन समझ में आता है। 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के विरोध में रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का मामला उठाया था। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में है अभी भी। तो हम लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। और नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है तो सबूत क्या है?
ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है, साली कुत्ते की कर रहा है, बिल्ली की कर रहा है, जानवर की कर रहा है, ओबीसी की नहीं कर रहा है। अब प्रचार क्या करते हैं, मैं ओबीसी का हूँ इसलिए मेरे को गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे तू ओबीसी का है, ओबीसी की तो गिनती कर ले, कुत्ते बिल्ली की गिनती करवा रहा है, ओबीसी की तो गिनती कर ले। अगर ओबीसी की भी गिनती नहीं करता है तो इससे बड़ा क्या एविडेंस है कि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब है नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर का मतलब है पावर कुछ और लोगों के हाथ में है। चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को सामने रखा गया है, वो इसलिए सामने रखा गया है क्योंकि वो 52% लोगों का प्रतिनिधि है। ओबीसी का है, ओबीसी का है कहते रहता ना, तो ओबीसी को तो और उस मुद्दे पर कई बार मैंने भारत बंद करवाया, हमने कई बार इस इश्यू को उठाया, इसको काउंटर करने के लिए आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को लाया। अब ओबीसी के आदमी को लगता है कि हमारा ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री हो गया, अब गिनती की क्या जरूरत है। ये राजनीति समझने की जरूरत है, ये राजनीति समझने की जरूरत है। तो इसलिए साथियों, इस देश में हम लोगों को जगाने की, सही तरीके से जगाने की, लोगों को तैयार करने की, और उन सिद्धांतों को जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है और रियल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमें समझने की जरूरत है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने 1932 को इस मुद्दे को उठाया था, और इसीलिए गांधी जी ने आमरण अनशन करके 17 अगस्त 1932 को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने हासिल किया था, उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन करवाया गया था, और उस आमरण अनशन के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार समाप्त हुआ, समाप्त किया गया। अगर नहीं किया गया होता तो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होते, लड़ने वाले, झगड़ने वाले होते, और अगर ऐसा होते तो ओबीसी की जातियां आधारित गिनती कब की हो गई होती। ओबीसी वालों को गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय कहने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे वो गांधी जी महाराष्ट्र में आकर खुद कहा, मैं वास्तविक महात्मा नहीं हूँ, ज्योतिराव फुले। मैं वास्तविक नहीं हूँ। ईमानदार आदमी था गांधी जी, चाहे कुछ भी हो, मगर गांधी जी ईमानदार था, कम से कम इतने मुद्दे पर तो ईमानदार था। उसने कहा ज्योतिराव फुले वास्तविक महात्मा है।